आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर द सेल में से है। साइटोप्लाज्म जो है ये आपने बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से कौन से एमसीक्यूज आएंगे या कौन से शॉर्ट आएंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। तो साइटोप्लाज्म क्या है? अगर हम सेल की बात करें तो सेल थ्योरी के मुताबिक सेल बेसिकली 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे बाहर उसकी कवरिंग होती है या बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पे अंदर सेल मेम्ब्रेन के एक जेल की तरह का गाढ़ा सा मादा सा होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और सेल के सेंटर में, अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो उसके सेंटर में एक डार्क सा एरिया होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर इन दोनों के दरमियान में जो एरिया है उसमें होता है साइटोप्लाज्म, जो कि जेल की तरह का गाढ़ा सा मादा होता है। अब लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, सेल मैंने बेसिकली बता दिया 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अब सेल का वो हिस्सा जो लिविंग कंटेंट है यानी जानदार है, जिसका कोई ना कोई फंक्शन है, जो जानदार कंसीडर किया जाता है सेल का, वो कौन सा हिस्सा जो जानदार कंसीडर किया जाता है? तो वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को दोनों को अगर एक नाम हमने देना हो तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म ये एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। तो आप ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम एक नाम दें, कलेक्टिवली एक नाम दें, तो इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा अंदर जो भी चीज़ है सेल के, इसमें साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं और इसके साथ साथ न्यूक्लियस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो अब जो साइटोप्लाज्म है वो सेल का एक्वस ग्राउंड सबस्टांस है, यानी सेल है, सेल की ज़मीन है आप कह लें। तो सेल की जो ज़मीन है वो कौन बनाता है? वो साइटोप्लाज्म बनाता है। अब साइटोप्लाज्म जो है ये एक्वस ग्राउंड सबस्टांस है, गीला यानी कि जेल की तरह का, लिक्विड तरह का ये सबस्टांस है जो कि सेल का फ्लोर बना रहा है, सेल की ज़मीन बना रहा है। अब इस सेल की ज़मीन यानी ये जो लिक्विड सा है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑर्गेनेलिज और दूसरी होती है इंक्लूजन्स। ऑर्गेनेली जो है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे वन बाई। ऑर्गेनेली जो है हर सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं और हर ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनेली के अलावा वो चीज़ें जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं उनमें आते हैं इनसॉल्युबल वेस्ट भी होंगे और इसके अलावा स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी होंगे। यानी सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसके नतीजे में कुछ वेस्ट पैदा होता है, तो वेस्ट भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होगा। इसके साथ साथ कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी होंगे, ठीक है, जो कि सेल के अंदर स्टोर होते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट, तो वो भी मौजूद होंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सोलुबल होता है, सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। जिस तरह प्रोटोप्लाज्म है इस तरह साइटोसोल भी आ सकता है, ठीक है। तो अब जो साइटोसोल क्या है? सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो हल पजीर है, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी मैंने बताया ऑर्गेनेली हल नहीं होती। इसके अलावा इंक्लूजन, बहुत सारी डिफरेंट इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, वो भी हल नहीं होते। तो ये तो होगा इनसॉल्युबल पार्ट। अब साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सॉल्युबल है, जो हल पजीर है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं साइटोसोल, ठीक है। और ये साइटोसोल ही ग्राउंड सबस्टांस बनाता है साइटोप्लाज्म का। आप कह लें साइटोप्लाज्म की जो नीचे वाला फ्लोर है वो कौन बना रहा है? साइटोसोल बना रहा है। और साइटोसोल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर 90% तक वाटर मौजूद होता है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ में कर लेना है कि साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में कितने परसेंट वाटर है? तो 90% वाटर होता है। और साइटोप्लाज्म में ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल लाइफ के, ज़िंदगी के पाए जाते हैं।
अब ये आपके सामने सिंपल सी मैंने एक दफ़ा डायग्राम बनाई है सेल की, ये प्लांट सेल की है, ये एनिमल सेल की है। तो अब इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में बता सकता हूँ, बाहर बताया है, बाहर है सेल वॉल, अंदर ये वाइट सा जो ग्राउंड सबस्टांस है ये है साइटोप्लाज्म, बाकी वैक्यूल है, न्यूक्लियस एंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन है और ये वाइट सा जो एरिया है ये सारे के सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इसी को ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जो साइटोप्लाज्म है इसमें दो तरह के सोल्यूशन है, मैंने बताया पहले नंबर पे। तो एक तो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जिसमें ऑर्गेनेली आती है, इंक्लूजन आती हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ आती हैं, हम कह लें जो साइटोप्लाज्म में हल नहीं होती। दूसरे नंबर पे वो आती हैं जो सोलबल पार्ट है, जो हल पजीर है, ठीक है। अब उसको हम कहते हैं साइटोसोल। अब उसमें भी दो तरह के सोल्यूशन हैं, एक होता है ट्रू सोल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन पहले किससे मिलकर बनता है? सोल्यूशन आपको पता ही है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट करता है सॉल्वेंट, तो साइटोप्लाज्म में वही वाटर ही है, ठीक है। तो अब अगर सॉल्यूट छोटे मॉलिक्यूल हों या आयंस हों और वो मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर हल हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से हम नमक को पानी के अंदर हल कर दें या हम चीनी को पानी के अंदर हल कर दें, तो आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद मुकम्मल तौर पे चीनी या नमक पानी में हल हो जाता है, हमें बाद में नज़र नहीं आता है चीनी कहाँ है या पानी कहाँ है। तो ये है ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि अगर छोटे मॉलिक्यूल्स या आयंस हों और मुकम्मल तौर पे वो हल हो जाएं तो उसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो साइज़ में बड़े हैं और मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर हल नहीं होते साइटोप्लाज्म में, तो उसको हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते, इसको हम कहते हैं कोलाइडल। अब कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जिस तरह से हम कहते हैं रेत है, रेत को या मट्टी को हम पानी के अंदर हल कर दें, तो आप देख सकते हैं रेत पानी में हल नहीं होती, वो तैर रही होती है, ठीक है। कुछ हद तक उसमें जो मट्टी होगी वो हल हो जाएगी, या छोटे ज़रात होंगे वो हल हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े ज़रात होंगे वो हल नहीं होंगे, इस वजह से वो होगा कोलाइडल सॉल्यूशन। इस तरीके से साइटोप्लाज्म में दो तरह का सॉल्यूशन है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक कह लें कि ट्रू सॉल्यूशन छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बड़े मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में आगे फिर दो टाइप आती हैं, एक होती है सोल और एक होती है जेल, ठीक है। अब याद करने वाली बात यह है कि ये ट्रू सॉल्यूशन और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन इसको आपने कर लेना है सोल, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद सोल और जेल जो है ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। सोल जो होता है वो कह लें कि कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्ट जो कि नॉन विस्कस होता है, यानी गाढ़ा नहीं होता, और जेल कोलाइडल सॉल्यूशन का वो पार्ट जो कि विस्कस होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि जो साइटोप्लाज्म है इसमें वाइटल, ठीक है, वाइटल केमिकल स्टोर होते हैं। वाइटल से हमारा बहुत अहम जो सेल के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं बहुत सारे, वो भी इसके अंदर हो रहे होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी हैं जो मैंने पहले भी बता दी है कि वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपैरेटस है, राइबोसोम है, ये सारी ऑर्गेनेलीज के अलावा बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी हैं जिनके नाम मैं नहीं बता रहा, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो कह लें कि एक अमल होता है, एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट से मुराद ये है, जिस तरह यह साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, वेव्स पैदा करेंगी, और साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, इस तरीके से, ठीक है। ये क्यों मूव करेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे बन रही हैं तो उन्होंने यहाँ पहुँचना है, तो ये जो फाइबर से मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर वेव्स पैदा करेंगे, जिसके वजह साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करेगा, साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह, और इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, डिफ्यूजन होती है सेल के अंदर किसी भी चीज़ की एक जगह से दूसरी जगह।
हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये जो मैं सोल और जेल बता रहा था, अब अगर पूछा जाए कि सोल जो है वो साइटोप्लाज्म का कौन सा हिस्सा है या जेल कौन सा हिस्सा है, तो याद रखना है कि जो जेल है वो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल जो पार्ट है, पेरिफेरल कहते हैं किनारों के करीब यानी कि सेल मेम्ब्रेन के करीब, वो होगा जेल, और जो थोड़ा सा सेंटर यानी न्यूक्लियस की तरफ होगा वो होगा सोल, ठीक है। तो इसमें से आपने याद करने वाली जो बात है सोल जेल के बारे में है, ट्रू सोल्यूशन क्लाइडो सोल्यूशन के बारे में है, इसके साथ 90% वाटर होता है। इसमें साइटोप्लाज्म का ग्राउंड सबस्टांस कौन बनाता है, तो प्रोटोप्लाज्म साइटोसोल बनाता है, साइटोसोल सोलुबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है। इसके साथ हम कहते हैं एक्वस ग्राउंड सबस्टांसेस जो हैं वो उसमें ऑर्गेनेलीज आती हैं, इंक्लूजन्स आती हैं, इसमें इंसॉल्युबल वेस्ट आते हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट आते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, और लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।